सुप्रभात। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी आरंभ करने से पूर्व हम प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही एवं युग प्रवर्तक कहा जाता है। ये हिंदू और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक रहे। इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता, अर्थात गरीबी में व्यतीत हुआ। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। 1936 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये एक महान कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, करमभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रसिद्धि उपन्यासों के कारण हुई। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक जीवन का सशक्त माध्यम मानते थे। इन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति इनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने अपना जीवन गरीबी में व्यतीत किया, अर्थात पूंजीपति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा भाव रखते थे और शोषित वर्ग के प्रति इनके मन में संवेदनशीलता का भाव था। इन्होंने अपना जीवन गरीबों को, देश को समर्पित किया। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी आजादी के आंदोलन की ओर संकेत करती है। इसके मुख्य 2 पात्र हैं, हीरा और मोती। ये दोनों बैल हैं। ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी अनेक अत्याचार सहन करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इनके माध्यम से भारतीय लोगों की स्वतंत्रता की ओर संकेत किया है। जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज भारतीयों पर मनमाने अत्याचार करते थे और भारतीय उन अत्याचारों को भी सहन करते थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए भी संघर्ष किया। इस कहानी में बताया गया है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन कहा जाता है। जो व्यक्ति सीधा होता है, सरल होता है, उस व्यक्ति को हम मूर्ख समझते हैं और उसे गधे की संज्ञा देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह दुख, सुख, लाभ, हानि सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका
और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा। उन्हें वहां पर गोरे और काले लोगों का जब भेद किया जाता था, वहां पर भारतीयों को न तो उच्च पदों पर विराजित किया जाता था और न ही उन्हें सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता था, अर्थात उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता था। क्योंकि भारतीय लोग सीधे होते हैं, वे अपने काम से मतलब रखते हैं। गधे से भी कुछ थोड़ा सा सीधा एक और प्राणी है जिसे हम बैल कहते हैं। वह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए उसका स्थान गधे से कुछ नीचा है, अर्थात जितना गधा सीधा है उससे थोड़ा सा उग्र स्वभाव का बैल है। क्योंकि गधा कभी नहीं अड़ता, लेकिन बैल कभी कभी अड़ जाता है। गधे की तुलना ऋषि मुनियों के साथ की जाती है। जिस प्रकार ऋषि मुनियों में अपार सहनशीलता पाई जाती है, उसी प्रकार गधे में भी सहनशीलता का गुण विराजमान है। क्योंकि गधा कभी भी, चाहे उसका मालिक उसे कैसा ही चारा दे, कितना ही काम करवाए और कितना ही मारे, कभी उफ तक नहीं करता। इस कहानी में बताया गया है कि झूरी काची के दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। दोनों सुंदर, सुडौल और चुस्त होते हैं। वे दोनों साथ रहते रहते दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और वे एक दूसरे को सूंघकर, चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। झूरी भी उन दोनों बैलों को बहुत प्रेम करते हैं। संयोग से झूरी एक दिन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों के मन बहुत भारी हो रहे थे, उन्हें दुख हो रहा था। उन्हें लगता था कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। जैसे ही शाम के समय वे झूरी की ससुराल पहुंचे, अर्थात गया के घर गए, तो वहां पर जाकर उन्होंने नाद में मुंह तक नहीं डाला और न ही उन्होंने चारा खाया। रात के समय दोनों बैलों ने एक दूसरे को कनखियों से देखा, अर्थात तिरछी नजरों से देखा, और मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह की कि चलो भाग चलते हैं। दोनों ने अपने पगहे तुड़वाए, अर्थात रस्सियां तुड़वाई और गया के घर चल पड़े। जब वे दोनों गांव में पहुंचे तो उन शूरवीरों का गांव के बच्चों ने तालियों के द्वारा, रोटियों के द्वारा, भूसी के द्वारा, आटे के द्वारा उनका स्वागत किया। जब झूरे ने अपने बैलों को चरनी पर देखा तो वह बैलों को देखकर गदगद हो गया। दोनों बैलों के मन में विद्रोह भरा स्नेह था। वे अपने मालिक से पूछना चाहते थे कि उन्हें किस अपराध के कारण बेच दिया है, परंतु झूरी की पत्नी दोनों बैलों को देखकर क्रोधित हो गई और कहने लगी कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आरोप सहन न कर सका। उसने कहा, नमक हराम क्यों है? दाना चारा न दिया होगा तो ये क्या करती? स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी की पत्नी ने चिढ़कर उन दोनों बैलों को सूखा भूसा डाल दिया। अब दोनों बैल झूरी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। जब झूरी की पत्नी अंदर चली गई, तब झूरी ने नौकर से कहा कि तुम इन बैलों को खली क्यों नहीं डालते? नौकर ने कहा, नहीं मालिक, मालकिन मारेगी। अगले दिन फिर सुबह झूरी का साला गया आया और दोनों बैलों को ले गया। अब की बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने उसे संभाल लिया, क्योंकि हीरा ज्यादा सहनशील था। मोती उग्र स्वभाव का था। संध्या के समय दोनों गया के घर पहुंचे। गया ने उन दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। उन दोनों बैलों की खूब पिटाई हुई, उन्हें सूखा भूसा डाला गया। गया अपने बैलों को अच्छा चारा देता था, परंतु उन दोनों बैलों को गया ने अपने घर में कभी अच्छा चारा नहीं दिया। वे सूखा भूसा वहां पर खाते थे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान
कभी नहीं हुआ। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। गया मारते मारते थक गया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गया उन दोनों बैलों को सूखा भूसा देता था। गया के घर में उसकी एक छोटी बच्ची थी, जिसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। जब वह छोटी बच्ची उन बैलों के सामने सूखा चारा देखती, तो उस छोटी बच्ची को उन बैलों पर दया आई। वह रात के समय उन बैलों के पास जाती और दोनों को एक एक रोटी खिला देती। उस एक एक रोटी से उनका पेट तो क्या भरता, परंतु दोनों के हृदय को जैसे भोजन मिल गया हो। एक दिन उस छोटी बच्ची ने देखा कि दोनों बैल मोटी मोटी रस्सियों को चबा रहे हैं और उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे रस्सी उनसे टूट नहीं पा रही। तो उस लड़की ने उन दोनों से कहा, मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। परंतु वे बैल खुलने के बाद भी ज्यों के त्यों वहीं खड़े रहे। उन बैलों के अंदर उस बच्चे के प्रति आत्मीयता का भाव था। उन्होंने सोचा, यदि हम भाग जाएंगे तो इस बच्ची पर मार पड़ेगी। परंतु वह लड़की भी उन बैलों की भाषा समझ गई कि मेरे कारण यहाँ से नहीं भागते। उसने जोर जोर से चिल्लाना आरंभ किया कि दादा दादा, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर गया आया और बैलों को भागता हुआ देखा। बैल तेजी से भागे और गांव से बाहर निकल गए। जब दोनों बैल भागते भागते गांव से बहुत दूर निकल गए, तो एक स्थान पर जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। फिर वे अचानक क्या देखते हैं, एक सांड नशे में चूर उनकी तरफ आ रहा है। दोनों डर गए कि मुकाबला कैसे करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करें। उन्होंने यही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पीछे से उस पर वार करता। इस प्रकार दोनों ने अपनी एकता का परिचय दिया और उस सांड को पराजित किया। विजय के नशे में चूर दोनों मित्र बातें करते हुए जा रहे थे। अचानक उन्होंने मटर का खेत दिखाई दिया। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाना ही शुरू किया था कि दो आदमी लाठियां लेकर आ गए। मोती कीचड़ में धंस गया और हीरा भाग निकला, परंतु मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में बैलों को दिन भर खाने को कुछ न मिला। वहां पहले से ही भैंसे, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवारों को चाटना आरंभ कर दिया, परंतु कुछ देर बाद क्या देखता है कि वहां का चौकीदार लालटेन लेकर आ जाता है। उन्होंने हीरा की बहुत पिटाई की और हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया। जब चौकीदार ने हीरा को बहुत मारा और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया, तो मोती को बहुत गुस्सा आया और उसने जोश ही जोश में बाड़े की दीवार को तोड़ दिया। वहां पर कैद अनेक पशु अपनी जान बचाकर भाग गए, परंतु गधे ज्यों के त्यों खड़े रहे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर उस बाड़े से बाहर निकाला, परंतु हीरा कैसे भागता, वह मोटी रस्सियों से जकड़ा हुआ था। तो मोती ने सोचा कि मित्र को मुसीबत में छोड़कर मैं यहाँ से कैसे भाग जाऊं। हीरा ने कहा कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, परंतु मोती वहां पर खड़ा रहा और जैसे ही वहां का चौकीदार आया तो उसने मोती की बहुत पिटाई की।
हीरा और मोती एक सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ न मिलता, बस दिन में एक बार पानी मिल जाता, उसी से वे अपना गुजारा करते। दोनों बैल इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें खरीदने के लिए आगे नहीं आता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। वह कसाई उनकी तरफ ललचाई भरी दृष्टि से देख रहा था, तो हीरा और मोती को लगा कि यह उन्हें अवश्य ही मार डालेगा। नीलामी के बाद दोनों धड़ियल के साथ चल पड़े। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। रास्ते में उन्हें गाय भैंसों का रेवड़ दिखाई दिया। वे अत्यंत प्रसन्न थे, उछल कूद कर रहे थे, हरा हरा घास चर रहे थे। हीरा और मोती सोचने लगे कि ये लोग कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उस रेवड़ के माध्यम से ये बैल बताना चाहते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय कुछ भारतीय लोग अंग्रेजों के प्रशंसक बने हुए थे। वे अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे, परंतु जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह उनके लिए कोई चिंता नहीं करते थे। अर्थात उस समय भी कुछ लोग स्वार्थी थे, जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही चाहते थे। सहसा हीरा और मोती को लगा वे जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह रास्ता जाना पहचाना है। वे तेज तेज चलने लगे और जैसे ही वे आगे चले तो वह रास्ते को पहचान गए और उन्होंने एक दूसरे को मूक भाषा में कहा कि हम अपने देश आ गए हैं। इस प्रकार वे भागते हुए झूरी के घर पहुंच गए। झूरे ने भी जैसे ही अपने बैलों को देखा तो वह गदगद हो उठा। जो कसाई था वह भी बैलों के पीछे भागता हुआ झूरी के घर पहुंचा। उसने झूरी से कहा कि ये मेरे बैल हैं, मैंने इन बैलों को खरीदा है। परंतु झूरी ने कहा कि मैंने इन बैलों का पालन पोषण किया है, ये बैल मेरे हैं। आप खरीदने वाले और बेचने वाले कौन होते हैं? इस प्रकार जो कसाई था उसने उन बैलों की रस्सी पकड़ ली, परंतु मोती को गुस्सा आया और उस कसाई को गांव से बाहर निकाल दिया। झूरी ने निहाल होकर नांद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी उन दोनों बैलों के माथे चूमे और दोनों बैल झूरी का स्नेह पाकर अपार धन्य हो गए। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। प्रकट रूप से यह कहानी दो बैलों से संबंधित है, लेकिन प्रतीक रूप से यह आजादी के आंदोलन की कहानी है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। ये अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें अपने देश की तुलना में अन्य कोई स्थान पसंद नहीं है। दूसरे देश में रहना उन्हें बंधन जैसा जान पड़ता है, इसलिए वे स्वदेश के लिए संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते वे अनेक मुसीबतों का सामना करते हैं। उन्हें काल कोठरी में भी कैद किया जाता है, परंतु वहां से भी वे संघर्ष करके स्वयं को भी आजाद कराते हैं और दूसरे जानवरों को भी आजाद कराते हैं। अंत में संयोग से उन्हें अपना देश पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी संकेत संकेत में स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको दो बैलों की कथा का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।